लोगों को अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं, थंबनेल को देख करके आप लोग जान ही गए कि आज हम लोग मॉडल पेपर लेकर के चल रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर हमारे पास में सेट नंबर हम लोग 3 उठा करके चल रहे हैं। 2024 का प्रश्न पत्र है बच्चों, ये 824 IL पेपर का कोड है। इस सेट में ये 2024 में बच्चों पूछा गया है। तो अब हम लोग जितना हम लोगों को क्वेश्चन की एक्सरसाइज करना था उसको हमने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपकी जो 8 मार्च की विधिवत तैयारी हो रही है ना, वो एकदम शानदार तरीके से हो जाए, आपकी परीक्षा की तैयारी में एक चार चांद बच्चों लग जाएं। तो चलिए देरी न करते हुए झमाझम तरीके से आज के हम लोग प्रश्न उठाते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस सीरीज में कौन कौन सी व्यथा कथा ऐसी हो सकती है जिसके प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देरी न करते हुए हम लोग सारे प्रश्नों का विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे। आज का बच्चों इसमें आप लोगों को पता है कि समय आपका कितने 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है और 15 मिनट जो होता है आपके पेपर पढ़ने के लिए देते हैं कि आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ें। मेरी बात को एक दिमाग में रख करके चलना, यदि आप लोग परीक्षा हॉल में जा रहे हो ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने की चेष्टा मत करना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानना, तो मैं अभी एक सीरीज में लेकर के चला हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है। लेकिन आप लोग पेपर में पहले दीर्घ उत्तरी करना, फिर लघु उत्तरी करना, फिर जाकर के बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न को लास्ट में करना आप लोग, ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स बहुविकल्पी में मिलते हैं। लेकिन दीर्घ उत्तरी में आप लोगों को लास्ट में जाकर के 1-2 नंबर काटना भी होता है ना, तो भी नहीं काटता है। आप लोग पहले दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिख दोगे तो लगेगा कि यार लड़के को लगता है कि आ नहीं रहा है, इसलिए बच्चे ने पहले मोटे मोटे प्रश्न कर दिया है, तो वो आपको वहाँ पर नंबर काटने की कोशिश नहीं करेगा। इधर से जब पूरे पूरे नंबर देता चला जाएगा, उधर एक एक नंबर वाला है उसमें तो वो कुछ काट ही नहीं पाएगा। तो इधर दीर्घ वाला पहले करना, फिर लघु वाला करना, फिर आप लोग जाकर के बहुविकल्पी लास्ट में करना आप लोग। लेकिन सारे प्रश्नों का नंबर जरूर अच्छे तरीके से डाल देना। तो इसमें बच्चों कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे। आज हमारे खंड आ को अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो खंड आ में हमारे पास में बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं जो कि उपभाग 1 है। पहला हमारे पास में फिजिक्स लेकर के चल रहे हैं। फिजिक्स कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को बच्चों पता है कि एक दर्पण हम लोगों के पास में होता है बच्चों, कौन सा, अवतल होता है। और एक दर्पण प्यारे बच्चों हम लोगों के पास में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो 6 कंडीशन होती हैं। अवतल दर्पण में कितने तरीके से प्रतिबिंब बन सकता है, 6 तरीके से प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण में जो हमारे पास में प्रतिबिंब बनते हैं कई प्रकार से बनते हैं, 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें तो आप लोगों को पता है, चाहे जितना आप लोग कर लो, लेकिन उत्तल दर्पण अगर आप लोगों को दिया है तो प्रतिबिंब हर कंडीशन में प्यारे बच्चों कैसा बनेगा, छोटा ही बनता है। उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन करके जाएगा। तो उत्तल दर्पण का तो यहां से प्यारे बच्चों इसमें कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न हो पाता है कि उत्तल दर्पण का अगर हम लोग देख करके चलेंगे ना कि उत्तल दर्पण का यहाँ से कोई बच्चों सवाल दे दे, तो उत्तल दर्पण का यहाँ से कोई सवाल नहीं है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दिखाई दे दे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में यहाँ से कट जाता है। अब आपको ये भी पता है कि समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी होते हैं, सही है। उत्तल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है क्या? उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाएगा किसी वस्तु का भी, लेकिन वो क्या करेगा, छोटा बनाता है। समतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वो क्या काम करता है कि वो हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए ये वाला भी नहीं हो सकता है। अवतल दर्पण में लास्ट वाली की सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका मतलब इसका आंसर बच्चों कौन सा हो सकता है, दूसरा वाला इसका आंसर सही होगा। वो भी कौन सा होता है, अवतल दर्पण इसका हमारे पास में दे करके जा रहा है। आप लोगों ने यहाँ से ये चीज़ें बच्चों देखा है कि उत्तल दर्पण को अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं तो ये वाला जो प्रतिबिंब बनता है ना बच्चों, इसी में आकर के हमारे पास में बन करके जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? तो उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों जो हमको दिखाई दे रहा है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बच्चों हमारे पास में अवतल दर्पण होता है। ध्यान से देख करके चलना, इसका हमारे पास में क्या होगा, अवतल दर्पण। अब बच्चों अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ये हमारे पास में बच्चों हो जाएगा कौन सा, सर उत्तल बना दे रहे हैं आप। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अवतल दर्पण अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि ये अवतल दर्पण होगा, ये इसका प्यारे बच्चों क्या होगा,
ध्रुव होगा, इसका ये क्या होगा, फोकस होगा। जब एक वस्तु को मैं यहाँ पर रख दूंगा तो पीछे की ओर जाकर के इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा बनता था कि नहीं, यही तो प्रतिबिंब बनता था। तो ये इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, ये इसका कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा। तो इसका उत्तर कौन सा हो सकता है, आभासी आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में बच्चों क्या बनता है, छोटा बनता है। तो बड़ा अगर बनाना है तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरा का आंसर हमारे पास में सही है। अब कह रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए। इसमें हमको कह रहा है कि कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो लेंस आपको दे रहा है ना बच्चा, इसको ध्यान से समझें कि किस लेंस की आपसे बात करके चल रहा है। तो इस लेंस के बारे में आप लोग जरूर अच्छे तरीके से पढ़ें। किस तरह हमसे ये जो लेंस के बारे में पूछ रहा है, ये कौन सा लेंस हमारे पास में हो सकता है। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर लें कि इसमें जो जिस लेंस की बात कर रहा है वो कौन सा लेंस आपके पास में हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से आपके पास में जो उत्तर दे रहा है, ये कौन सा आंसर आपका हो सकता है। एकदम विधिवत तरीके से देखिए कि कौन सा आपके पास में उत्तल दर्पण यहाँ से दिखाई दे सकता है, कि अवतल दर्पण होगा, कि कौन सा इसमें दर्पण होगा, सॉरी, कौन सा इसमें कह रहा है कि लेंस होते हैं जिसमें आपको आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। जल्दी से करिए, सारी चीज़ें बोर्ड पर दिख ही रही हैं। चलिए, तो आप लोग ध्यान से देखना, समतल लेंस में आप लोग जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो वस्तु के बराबर बनता है, ये नहीं होगा। अवतल लेंस जो होता है इसमें दो प्रकार के ही प्रतिबिंब बनते हैं, और ये जो इसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है जो कि आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है। आप लोग अभी 10 में हो तो मैं बता रहा हूँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बच्चों, आकाश का रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो इसमें परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, विक्षेपण नहीं होगा। ये क्या होता है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब समझते हो, जैसे हमको कह रहा है कि जब वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो सबको अवशोषित कर लेता है, नीले रंग के प्रकाश को वो छोड़ देता है। जब नीले रंग के प्रकाश को छोड़ेगा तो कौन सी, जब बहुत सारे नीले प्रकाश निकलेंगे तो कौन सा कलर आसमान का दिखेगा, नीला कलर दिखता है। जैसे मान लो मैं एक आइडिया आपको बताता हूँ, अगर तुम मुझे इतना ज़्यादा मारो, इतना ज़्यादा मुझे मारो कि मेरा शरीर गुस्से में एकदम लाल हो जाए, तो अगर कोई मुझे देखेगा तो मुझे क्या कहेगा, मैं लाल से हो गया हूँ। तो वो लोग बोलेंगे कि भाई सौरभ का बदन कैसा है, लाल एकदम हो गया है। अगर मैं गुस्से में काला हो जाऊँगा तो लोग मुझे बोलेंगे कि चूंकि मेरे शरीर से जो दिखने वाली चीज़ निकल रही, वो दिखने वाली चीज़ कैसी है, काली है, तो मैं कैसे दिखूंगा, काला। अगर मेरी दिखने वाली चीज़ लाल है तो मैं कैसा दिखूंगा, लाल दिखूंगा। उसी प्रकार से जब मेरे ऊपर प्रकाश पड़ेगा, मेरा रंग काला हो जाएगा, तो मेरे में से कौन सी चीज़ें निकलेंगी, काली काली किरणें निकलेंगी, तो मैं कैसा दिखूंगा, काला दिखूंगा। तो धूप, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, जब प्रकाश धूल कणों पर पड़ता है तो वो सभी को अवशोषित करके नीले रंग की किरणों को क्या करता है, निकालता है। ठीक है, तो इस क्रिया के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो सकता है, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगर आपसे पूछे कि आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है, तो आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है, काला होता है। नहीं तो ना समझ में आए, हमने कहा किसी इंसान की परख कब होती है, जब उस इंसान के साथ में एक लॉन्ग टाइम तक आप बिता लेते हैं, तब उस इंसान के बारे में आपको पता चलता है कि इंसान धोखेबाज है कि सच्चा है। ठीक है ना, कहते हैं कि किसी का हाथ पकड़ो तो संभल करके पकड़ो, क्योंकि रोड क्रॉस होने में और ज़िंदगी पार होने में अंतर होता है। रोड पार करने में तो किसी का हाथ पकड़ करके रोड पार कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी पार करना है तो बहुत सोच समझ करके किसी का हाथ पकड़ना चाहिए। इसलिए माँ बाप अपनी बेटी की कहीं पर क्या करते हैं, शादी करते हैं ना, तो पहले लड़के का बैकग्राउंड अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि मेरी लड़की को यहाँ पर क्या होगा, सुख सुविधा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि छुपा करके शादी कर लेते हैं, तो लड़कियों को बाद में जा करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है। जब किसी लड़की के घर में शादी होती है ना, तो बताओ उस घर में माहौल कैसा होता है। वो बेचारी वो लड़की अपने घर में एक एक सामान को चारों तरफ देखती है कि कल से मैं इस घर में नहीं रह जाऊंगी। वो गाना है ना, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। तो मतलब जब किसी लड़की की विदाई होती है या शादी पड़ने वाली होती है, तो उस परिवार के लोग सब अपने अपने मन में रोते रहते हैं, लेकिन कभी कोई किसी को बताता नहीं है।
लड़की की विदाई होने वाली रहती है, तो वो उसको रात में नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? वो घर के एक-एक सामानों को देखती है कि मैंने जिस घर को बचपन से इतना अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, कल के बाद मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूँ। कल के बाद मेरा कोई दूसरा घर होगा, मेरे भाई-बहन छूट जाएँगे, माँ-बाप छूट जाएँगे, ऐसा होता है। तो बाबू किसी के यहाँ मतलब अगर किसी की लड़की किसी के घर में जाए ना, तो मतलब बहुत प्रेम व्यवहार से उसको रखा जाता है। चूँकि एक 20 साल की लड़की अपने आप को इस तरीके से इतना जल्दी उस घर में नहीं ढाल लेती है। एक 50 साल की सास इस बात का उम्मीद करती है कि जो 20 साल की लड़की आई हुई है, ये पूरा हमारे जैसा काम करे। तो बताओ जो तजुर्बा तुमको 50 साल में आया हुआ है, वो 20 साल की लड़की को तजुर्बा कैसे आ सकता है? इस बात को सोचने वाली ये बात होती है। लेकिन हालाँकि इन बातों को लोग सोचते नहीं हैं। ससुराल में जो लड़की गई है, वो उस लड़की को भी चाहिए कि जो वहाँ पर सास-ससुर हैं, उन्हें अपने माँ-बाप की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। माँ-बाप के जैसा उनको सम्मान देना चाहिए। और उन माँ-बाप को भी चाहिए कि जो लड़की वहाँ पर गई है, उनको अपने बच्चे के जैसा सम्मान दें। बहू ना समझें, उन्हें अपने बच्चे के जैसा एकदम सम्मान दें। थोड़ी बहुत गलती हो जाए, चलो कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा। सब्जी में नमक तेज़ हो गया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। लेकिन लड़की को भी चाहिए कि भाई रोज़-रोज़ नमक तेज़ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो वही बात है बच्चों। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो पूछे आकाश का वास्तविक रंग क्या होता है? तो आकाश का वास्तविक रंग कैसा है? काला होता है। नहीं तो कभी-कभी आप लोग शादी विवाह में कहीं पर जाते हो, जब आपको जयमाला करने के बाद में शाम के समय छत पर जब आपको लेटा देते हैं, या आप गेस्ट हाउस के बाहर जाते हो, छत पर चले जाते हो, तो छत की जब ऊपर की ओर आप लोग 2 बजे रात देखते हो ना, तो आपको आसमान का रंग कैसा दिखता है? काला दिखाई देता है। तो आकाश का वास्तविक रंग बच्चों कैसा दिखता है? काला। तो आकाश का रियल रंग लाल नीला नहीं है, वास्तविक रंग उसका कैसा होता है? काला होता है। लेकिन दिन में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये क्वेश्चन आज नहीं, जब तक जिंदगी में जियोगे तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन काम देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो हमारे पास में ये हो गया। अब करें कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। मैं आपको दौड़ा देता हूँ किसी माध्यम में। हमने कहा पानी में ज़्यादा तेज दौड़ोगे कि कीचड़ में ज़्यादा तेज दौड़ोगे? तो एक लोग कहें सर जी पनिया में तनी ज़्यादा तेज दौड़ लेंगे, कीचड़वा में नहीं दौड़ पाएंगे। अरे बाबा, आपके इतना गांठ बराबर अगर पानी भर देता हूँ और गांठ बराबर मैं कीचड़ भर देता हूँ, तो किस में ज़्यादा तेज दौड़ोगे? कहे सर जी पानी में ज़्यादा दौड़ लूँगा, लेकिन कीचड़ में पैर वह एकदम फंस जाएगा। हमने कहा बहुत सही बात। तो तुम्हारी रफ्तार पानी में क्यों दौड़ लोगे? क्योंकि कीचड़ की अपेक्षा पानी हल्का है और कीचड़ गाढ़ा ज़्यादा है। कहना हाँ सर, ये बात तो सही है। हमने कहा उसी प्रकार से तो जो गाढ़ा होता है उसे बोलते हैं सघन, और जो हल्का होता है उसे बोलते हैं विरल। तो जो हल्का माध्यम है वो विरल माध्यम है, और जो गाढ़ा है वो सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो जिसमें विरल में ज़्यादा होगा, सघन में कम होगा, गाढ़े में प्रकाश की चाल कम, पतले में प्रकाश की चाल ज़्यादा। तो हमने कहा बताओ, जल में ज़्यादा होगी कि कांच में ज़्यादा होगी कि हीरे में ज़्यादा होगी कि निर्वात में ज़्यादा होगी? जहाँ पर एयर ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहा जाता है। तो इसका मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। सर कांच में नहीं होगी, सर हीरे में नहीं होगी, सर जल में नहीं होगी। प्रकाश की चाल सर्वोत्तम किस में होती है? निर्वात में होती है। सर इसको समझ सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, इसको हम समझ सकते हैं। अब कह रहा है कि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक समान क्या होता है? हमने कहा पहले हम देख लेते हैं कि उन सभी में निश्चित रूप से क्या होता है। तो हमने कहा भाई साहब, पहली बात जो निश्चित रूप से अगर हम लोग देख करके चलेंगे ना, तो निश्चित रूप से उसमें होगा क्या? तो पहले ये देखते हैं बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके पिछली कहानी देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या बताया है। चलो सब्जी, अभी पहली बात तो हम लोग इन सब चीज़ों को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमने देख लिया है। ठीक है, इसको मैं इतना मिटा देता हूं। चलिए, ये आपको दिखाई देना चाहिए यहाँ से। अब इसमें हमको कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हमने कहा भाई साहब निर्वात में होती है। कह रहा है कि विभिन्न मानों के प्रतिरोध को, 3 प्रतिरोध को किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अच्छा बच्चा पार्टी, आप लोग एक बात ये बताओ कि एक प्रतिरोध आपको मैं ये दे देता हूँ और यहीं से दूसरा प्रतिरोध आपको यहाँ से मैंने ये दे दिया, और बच्चों यहीं से तीसरा प्रतिरोध मैंने आपको ये दे दिया। अब कह रहे हैं कि 3 प्रतिरोध को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूँ।
अब आप हमें ये बताओ, जब मैंने 3 प्रतिरोध को, ये हमारे पास में बच्चों क्या है, R1 है, ये हमारे पास में R2 है, ये हमारे पास में क्या है, R3 है। 3 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब बताओ आप लोग, जब हमने तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो कह रहे हैं कि प्रतिरोधों के बीच में जो बहने वाली कौन सा मान समान होगा। हमको एक बात ये बताओ, अगर मैंने इस तेल को जोड़ दिया तो बताओ इसमें धारा का प्रवाह होगा कि नहीं। कहे सर बिल्कुल धारा का प्रवाह होगा। हमने कहा ये बताओ, अगर तुम बोरिंग से अपने खेत में पानी लगाए हो, कहे हाँ सर पानी लगाए हैं, तो जब बोरिंग से एक खेत में पानी लगाए हो तो एक बोरिंग की एक मुंह है, एक मुंह से जौन पानी निकल रहा है उन नाली से होते हुए जाएगा, और तुम्हारे खेत तक केवल एक ही नाली है, तो पानी कई भाग में बटा। कहें सर नहीं समझ में आया। समझो पहले, हमने कहा कि जैसे तुम्हारे घर में समरसेबुल लगा है, तो जो समरसेबल तुम्हारे घर में लगा हुआ है तो पाइप तुम मार रहे हो, अगर एक ही पाइप से पानी बह करके आ रहा है और तुम जिस टंकी में पानी भर रहे हो वही पाइप ले जा करके टंकी में बोर दोगे, ठीक। जिस टंकी से तुम पानी मंगाए हो ये ले जा करके पाइप को अगर इसी टंकी में ले जा करके यहीं पर डिप कर दोगे, तो बताओ पानी कई मुंह से आ रहा है। कहें सर इधर एक मुंह से पानी घुसा और एक कई मुंह से पानी निकल रहा है। कहें कई मुंह से आया, एक मुंह से पानी आया। अगर इसी पाइप को मैं यहाँ पर बच्चों छेद करके, अगर इसी पाइप को मैंने यहाँ से छेद किया, इसमें मैंने 3 पाइप निकाल देता हूँ, आधा पानी इधर आ जाए, आधा पानी उधर आ जाए, आधा पानी इधर चला जाए, तो एक पानी कई भाग में बटा, 3 भाग में। तो बताओ जब यहाँ से पानी निकला तो पानी कई भाग में जा रहा है। कहें सर एक कई नाली में तो पानी जा रहा है। जब एक नाली में पानी गया तो इसका मतलब इसमें बहने वाली धारा आई होगी, इसमें भी बहने वाली धारा आई, इसमें भी बहने वाली धारा आई, इसमें भी बहने वाली धारा आई होती है। सब प्रतिरोध के बीच बहने वाली धारा आई है। बताओ यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ पे जल्दी पहुँचेगा, यहाँ पे लेट में पहुँचेगा, यहाँ और लेट में पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, तो विभव का मान अलग अलग होगा। इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3। तो विभव के मान तो अलग है लेकिन धारा का मान क्या है, समान है। प्रतिरोध के मान तो अलग है लेकिन धारा का मान क्या है, समान है। प्रतिरोध समान होगा क्या, कहे नहीं सर प्रतिरोध समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने लिख दिया है अलग अलग प्रतिरोध हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें कहाँ गया, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। विभवांतर देखो समान है क्या, कहे नहीं सर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। कहे दूसरा का प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान। कहे बस यही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, ये नहीं है। तीसरा का सही है, सी वाला, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, समान होता है। चलो एक बात तो आपके सामने प्यारे बच्चों ये हो गई है कि हमारे पास में ये भी हो गया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कैमरा हिला हुआ है, थोड़ा सा जो आपको समझ में कम आ रहा है। कहे नहीं सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, एक भी पैसे की इसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने कहा चलिए जब आपको दिक्कत नहीं हो रही है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए अब एक बात हम लोग और समझ के चलेंगे। इसमें कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर की इकाई, विभवांतर मतलब विभव, विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम किसका है, प्रतिरोध का है। एम्पियर किसका है, धारा का है। वोल्ट किसका है, विभव का है। वाट किसका है, शक्ति का है। तो वाट किसका होगा, शक्ति का। इसमें पूछ क्या रहा है, विभवांतर। चाहे विभव पूछे चाहे विभवांतर पूछे, इकाई क्या होगी, वोल्ट। तो आंसर कौन सा सही होगा, तीसरा आंसर इसमें सही होगा। कहें सर बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज़ें कमेंट में करना, बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा आपको समझना है, मॉडल पेपर चल रहा है आपका। अब कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है। बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि एल्केन के सामान्य सूत्र हैं। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमको कहाँ से कैसे मिल के चलेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पहले बच्चों देख लो आसानी तरीके से, एक भी पैसे की आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको क्या दे रहे हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र है बच्चों, एल्केनो
तो चाहे एल्कीन बोले चाहे एल्केन, तो पहला सदस्य तो एल्केन ही होता है ना, CN। ध्यान से देख करके चलो, आपसे पहला सदस्य जो यहाँ से बोल करके चलेगा एल्केन, दूसरा सदस्य प्यारे बच्चों जो बोल करके चलता है वो एल्कीन, और तीसरा सदस्य जो आप लोगों से बोल करके चलेगा एल्काइन। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन के मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतना समझ में आया? अब बच्चों तो ये इसका जो फार्मूला होता है ना, ये होता है CnH2n प्लस 2। इसका फार्मूला CnH2n, इसका फार्मूला CnH2n माइनस 2। तो एल्केन का सूत्र क्या होगा? देखो कहीं मिल रहा है क्या? -2 होगा, कहें सर नहीं। +2 होगा, कहें हाँ सर। ये होगा क्या? कहें नहीं होगा। ये होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एल्केनों का सूत्र है, एल्केन का सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। ठीक है, चलिए सर, ये बात भी हमारे समझ में आ चुकी है सर। अब थोड़ा सा आगे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजाति का मतलब क्या होगा? आप जिस कक्षा में बैठे करें कि समजाति, समान जाति वाली सभी लड़कियां खड़े हो जाएं, समान जाति वाले सभी लड़के खड़े हो जाएं। कहीं ऐसा है जितने सिंह हैं ये सभी लोग खड़े हो जाएं, जितने पांडे हैं सब खड़े हो जाएं। तो पांडे वाले अगर लोग पहले खड़े हो जाएंगे तो ये समान जाति के हैं। उसी प्रकार इसमें समान जाति वाला कौन कौन है? अच्छा ध्यान से हमको ये बताओ, C2H2 एल्कीन का ब्रांड लग रहा है कि नहीं? 2 दूनी 4, 4 में से 2 चला गया। इसका ध्यान से देखो, ये किसको फॉलो कर रहा है? ये हमारे पास में, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा? C2H2, इसको ध्यान से बनाओ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तभी तो C2H2 बना है। इसका मतलब ये एल्कीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्कीन ग्रुप है। चलो अब इस वाले को मिलाओ, पहले ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब उस वाले को मिलाओ, C3